योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए हुए थे उत्तर प्रदेश। तो क्या मन में इच्छा रहती है कि वैसे ही मुख्यमंत्री बिहार में भी आए और ऐसा नेतृत्व हो? तो योगी आदित्यनाथ जी से कई बार मिले हैं। उनसे मिलने से पहले भी हमने जब सदन में चुन के गए उस समय भी कहा था, जब सीतामढ़ी में हत्याकांड हुआ था उस समय हम बोला था कि बिहार को भी योगी मॉडल चाहिए। छात्र जीवन में भी एक्टिव थे आप, छात्र नेता के तौर पे? सबसे पहले तो मैं छात्र जीवन से ही जब जाता था सीतामढ़ी तो महसौद रेलवे गुमती पार करने में लगता था जैसे कि दूसरा है मेरे लिए। मैं लगभग वो मार्ग ही छोड़ दिया था, मैं डुमरा होकर जाता था। उसी समय मेरे मन में कल्पना आया कि ये बहुत अति महत्वपूर्ण कार्य है। आपको नहीं लग रहा है कि मैंने जल्दी उस पर घोषणा कर दिया कि ये जब तक बनेगा नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब तो समय भी नजदीक आ गया, अभी तक बना नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता जो तय करता है उस पर कायम रहता है। तो आपको लग रहा है 2025 इलेक्शन से पहले बन के तैयार हो जाएगा? हमको लग रहा है कि नहीं, ये आप हमसे नहीं पूछिए। लेकिन आपको लग रहा है कि एक ऐसी विचारधारा जो महागठबंधन बिहार में लेके चल रही है, उस विचारधारा को तोड़कर 2025 इलेक्शन में खास करके नीतीश जी के साथ आप पूरे बिहार में सरकार बना पाएंगे? आपको लग रहा है कि किसी के भी दाएं बाएं करने से जो देशभक्त होते हैं वो बदलते हैं क्या? तो हमारे बिहार की जनता देख चुकी है, जान चुकी है, 20 वर्षों में परख चुकी है। 2005 के पहले का बिहार देख चुकी है और 2005 के बाद का बिहार देख रही है। 2005 से पहले ऐसे आप पटना जाते थे जैसे आप अभी सीतामढ़ी से पटना पहुंच रहे हैं या बिहार के किसी कोने से राजधानी जा रहे हैं? क्या 2005 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे? लग रहा है कि बिहार में आने वाले अगर बीजेपी की सरकार बनती है और खास तौर पे अपने दम पे जब बनती है या फिर नीतीश कुमार जब रिटायर्ड होंगे, तो बीजेपी का कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो बिहार के नेतृत्व करेगा? और खास करके वो चेहरा आपको पसंद है जो योगी की तरह? तो कौन दिखते हैं बिहार में आपको उस तरीके से? राज्य को बचाइए। पहले राजनीति आती रहेगी जाती रहेगी, राज्य सुरक्षित रहना चाहिए, देश सुरक्षित रहना चाहिए, महिलाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। योगी जी जैसा चेहरा आपको बिहार के नेतृत्व में कौन दिखता है? व्यक्तिगत आपसे एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। सामाजिक तौर पे कोई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो आपको सही मार्ग दिखाने का काम किया हो? कोई ऐसी कहानी आप बताना चाहेंगे? दुर्गा पूजा में दुर्गा पंडाल के पास जाके आप तलवार बांट रहे थे और एक वाकया मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जब आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे दिलीप जायसवाल जी, तो आप सिमरा भाजपा कार्यालय में आपने चरित्रमानस और तलवार आपने भेंट किया। तो क्या है ये, मतलब तलवार देने का उद्देश्य क्या है? तो हमारे वैदिक संस्कृति में शस्त्र और शास्त्र की पूजा का विधान है। और शस्त्र और शास्त्र इसलिए कि शस्त्र गलत दिशा में नहीं उठे, शस्त्र इसलिए कि धर्म की रक्षा हो। लेकिन रेल मार्ग को लेकर सर आपको नहीं लग रहा है यहाँ से कनेक्टिविटी अन्य क्षेत्र और अन्य राज्यों के लिए ज्यादातर होनी चाहिए? उसके लिए कैसे काम चल रहे हैं? आपके मन में जो भी कल्पना है समझिए वो सारे कल्पने साकार होने वाले हैं एनडीए की सरकार में। आपको लग रहा है कि आपने एक बात बोली कि आपने जहां तक कल्पना नहीं किया होगा वहां तक हम पहुंच के दिखाएंगे। जी जी। तो ये तो विकास की बात हो गई। केंद्र में और राज्य के केंद्र में जो है, अब मुझे लग रहा है या फिर हो सकता है कि आप नेतृत्व करने वाले हैं भाजपा का, या फिर बिहार का आने वाले समय में अगर मौका मिलता है मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में या फिर संगठन के अध्यक्ष के रूप में, तो कोई रणनीति बना रहे हैं? नहीं, मेरी रणनीति तो बस एक ही रहती है कि पार्टी का सांगठनिक विकास। ऐसा बुक पढ़ते हैं आप जिसे पढ़कर मोटिवेशन आता हो, या फिर आपको लगता हो कि इसी बुक से मुझे प्रेरणा मिली? हमको जो सबसे ज्यादा प्रभावित किए उसमें स्वामी विवेकानंद का जीवनी है। कोई ऐसी मूवी जो आपको अच्छा लगा हो, हाल ही में देखा हो आपने? हाल ही में भाजपा ने एक मूवी देखा था, अच्छा साबित हुआ था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी हॉल में एक साथ। हाँ, उसको हम लोग देखे थे। वो भी अच्छा है, राष्ट्र के लिए प्रेरणा देने वाली मूवी है। परंतु आपने सभी चीज मिला जुला के पूछा। संस्कृति चीजें और पौराणिक चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। आप पहले गुरुकुल में रहते थे क्या? तो हमारा परिवार ही गुरुकुल है। मेरी माँ से जब आप मिलेंगे तो लगेगा कि वो अपने आप में एक संस्था है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में जहां हम चर्चा करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। आज हमारे साथ भाजपा के नायक सीतामढ़ी जिले के नगर विधायक मिथिलेश कुमार जी हैं।
जो राजनीति तौर पे एक ऐसे चर्चा के विषय में, हालांकि ये बिहार में खास करके रहते हैं। इनके पॉलिटिशियन कैरियर से जुड़े हुए कई सवाल आज हमारे पास हैं। 2025 सर आपके लिए कितना बेहतर है? कैसा चल रहा है आपका राजनीतिक कैरियर इस साल? इसके संदर्भ में तो हमसे बेहतर यहाँ की जनता बताएगी। कार्य तो हमारे बोलते रहते हैं और मैं फिर क्या बताऊं कैसे चल रहा है। चुनाव की बात करें सर, 2025 में बिहार विधानसभा की चुनाव है और पॉलिटिक्स को लेकर आप काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। हाल ही में जो है गिरिराज सिंह जी का एक यात्रा निकला था, उसमें काफ़ी प्रभावी रूप से आपका चेहरा एक प्रखर तरीके से सामने आया था। इस सब क्वेश्चन पे आए उससे पहले हम जानना चाहेंगे सर, राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई थी? इससे पहले आप क्या करते थे? हम शुरू से दो काम करते हैं, कृषि और राजनीति। ये छात्र जीवन से कर रहे हैं। कहाँ से हुई थी पढ़ाई की शुरुआत आपकी? पढ़ाई तो हमारी शुरुआत हुई थी बाल्यकाल में दरभंगा में एक विद्यालय होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ से हमारा मिडिल क्लास का पढ़ाई हुआ। फिर हायर सेकेंडरी का पढ़ाई हुआ केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर सीतामढ़ी से। उसके बाद हमने मिथिला यूनिवर्सिटी से शास्त्री किया संस्कृत साहित्य में। छात्र जीवन में भी एक्टिव थे आप, छात्र नेता के तौर पे? छात्र नेता के तौर पे तो हम कभी नहीं दिखते, आज भी नहीं दिखते हैं। उस समय भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता है। छात्रों के समस्याओं के लिए उस समय भी सड़क पे उतरते थे और यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों से, कॉलेज के प्रधानाचार्य से, सबों के सामने विषय रखते थे और जो जायज विषय होते थे उसके लिए सड़क पे उतरते थे। भाजपा से जुड़ाव कब हुआ? भाजपा हमने 1996 में ज्वाइन किया। उस समय क्या मोटिव था, क्या सोचा था आपने? एक दिन पॉलिटिशियन बनना है तो विधायक के रूप में अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, या फिर एक होता है ना कि नहीं हमें जनता के लिए प्रेरित करना है, प्रेरित हो जाना है? एक्चुअली मेरे मन में ये कल्पना थी, मैंने जब भाजपा का इतिहास पढ़ा और भाजपा ने जिन जिन संक्रमण काल को झेला, 1925 में संघ की स्थापना हुई, संघ से जनसंघ बने। जनसंघ के बाद जब श्रीमती गांधी इमरजेंसी लागू की, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दोहरी सदस्यता के मापदंडों पे हमें कहा गया भाजपा के लोगों को कि आपको संघ का सदस्य नहीं रहना है। तो माननीय अटल जी ने इसे स्वीकार नहीं किया, वो बोले पहले हम संघ के हैं, तो वो सरकार से अलग हो गए। फिर 1980 में भाजपा की स्थापना हुई। तो कुल मिला के संघ के इतिहास और भाजपा के इतिहास पर दृष्टि डालने के बाद ये लगता है कि एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और जो इसका वैचारिक अधिष्ठान, जो इसका मातृ संगठन आरएसएस 1925 में रखता है, वही वैचारिक अधिष्ठान 1952 में जब प्रथम चुनाव होते हैं तब रहते हैं, और आज जब सरकार में है तब भी वही वैचारिक अधिष्ठान रहता है। तो मतलब सिद्धांतों से प्रेरित होकर हमने सोचा कि राष्ट्र को परम वैभव पर स्थापित होने में भाजपा की ही अहम भूमिका हो सकती है। और हमारा जो वैदिक कल्चर है, सनातनी पद्धति है, उस पद्धति के पक्ष में भाजपा के चिंतकों, भाजपा के मनीषियों, नानाजी देशमुख को और कई, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, अटल जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, सबको देखा कि स्वहित से ऊपर उठ के राष्ट्रहित के लिए और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए और भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करने के लिए प्रेरणा देते और उस पर काम करते हुए बलिदान हुए। ये चीज़ हमको प्रेरित किया भाजपा में आने के लिए। अच्छा, जब आप भाजपा में ज्वाइन किए तो 2014 के बाद ही जो है पूरे भारत में बीजेपी की एक मजबूत टीम बनी, उससे पहले नहीं था इतना मजबूत भाजपा। तो उस समय आप ज्वाइन किए थे। अभी फिलहाल क्या लग रहा है, भाजपा में सबसे रोल मॉडल आप किसको मानते हैं? किसको लग रहा है कि ये भाजपा का नेतृत्व सही कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वैसे आप बार बार जो है योगी आदित्यनाथ जी को मानते हैं, तो कौन लग रहे हैं कि आपके रोल मॉडल हो सकते हैं? भाजपा के रोल मॉडल का क्या कहें? भाजपा का रोल मॉडल भाजपा का प्रिंसिपल है, भाजपा का सिद्धांत।
भाजपा का वैचारिक अधिष्ठान, यही भाजपा का रोल मॉडल है। एक व्यक्ति विशेष का अगर नाम लेना चाहें तो? कोई किसी से कम नहीं है। कोई किसी से कम नहीं है, सभी बराबर है, ऑल आर इक्वल। अच्छा, एक समय था जब आप योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए हुए थे उत्तर प्रदेश, तो क्या मन में इच्छा रहती है कि वैसे ही मुख्यमंत्री बिहार में भी आए और ऐसा नेतृत्व हो? इच्छा क्या रहती है, ये तो योगी आदित्यनाथ जी से कई बार मिले हैं। उनसे मिलने से पहले भी हमने जब सदन में चुन के गए उस समय भी कहा था, जब सीतामढ़ी में हत्याकांड हुआ था उस समय हम बोला था कि बिहार को भी योगी मॉडल चाहिए। एक विधायक के रूप में आपने किन किन समस्याओं का अभी तक सामना किया है, जो आपको लगा हो कि नहीं ये समस्या सबसे मुख्य था, इसमें मैं थोड़ा सा प्रभावी तौर पे प्रभाव डाला इसने, इस समस्या ने मुझे? सबसे पहले तो मैं छात्र जीवन से ही जब जाता था सीतामढ़ी, तो महसौद रेलवे गुमती पार करने में लगता था जैसे कि दूसरा है मेरे लिए। मैं लगभग वो मार्ग ही छोड़ दिया था, मैं डुमरा होकर जाता था। उसी समय मेरे मन में कल्पना आया कि ये बहुत अति महत्वपूर्ण कार्य है, ये मेरा विजन, छात्र जीवन का विजन है। अच्छा, कि ये उस समय रोड चौड़ा भी नहीं हुआ करता था? नहीं, रोड चौड़ा नहीं हुआ करता था, ये तो अलग विषय है। वहाँ जो जाम लगता था और वहाँ जो ट्रेन के आने जाने में जो वो गिराते हैं वहाँ पे गुमटी, तो उसको जो है ये परिस्थिति हम बरसों बरस से देखते थे छात्र जीवन से ही, तो उससे परेशान होकर हम वो रास्ता ही छोड़ दिए थे। और उस समय से ही मेरे मन में कल्पना था कि ये ओवरब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है। आपको नहीं लग रहा है कि मैंने जल्दी उस पर घोषणा कर दिया कि ये जब तक बनेगा नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब तो समय भी नजदीक आ गया, अभी तक बना नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता जो तय करता है उस पर कायम रहता है। तो आपको लग रहा है 2025 इलेक्शन से पहले बन के तैयार हो जाएगा? हमको लग रहा है कि नहीं, ये आप हमसे नहीं पूछिए, ये आप वहां जाके स्पॉट इंक्वायरी करिए और तब आप बताइए कि आपको लग रहा है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि आरओबी रेडी है। जहां 2 पिलर ईंट का दीवार 2 खड़ा था 13 वर्षों से, और हमने जो घोषणा किया, क्या मेरा घोषणा के समय ये मालूम था आपको कि विश्व कोरोना के संक्रमण से गुजरेगा? नहीं। क्या आपको ये मालूम था कि उस कोरोना के संक्रमण से निकलने के बाद मेरी ऐसी भीषण दुर्घटना होगी? मालूम था आपको? तो इसी सब के कारण आप ये लेट हो रहा है? लेट हो रहा है उसके कारण नहीं, परिस्थिति जो हो, वादा वादा होता है, कमिटमेंट में कोई बीच की परिस्थिति का कोई जिक्र नहीं होता है। कमिटमेंट है, आरओबी बनेगा तो बनेगा। भाजपा के लिए आप समर्थित रहे हैं और प्रदेश के प्रवक्ता भी आप बनाए गए हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपको लग रहा है कि एक ऐसी विचारधारा जो महागठबंधन बिहार में लेके चल रही है, उस विचारधारा को तोड़कर 2025 इलेक्शन में खास करके नीतीश जी के साथ आप पूरे बिहार में सरकार बना पाएंगे? सरकार बनाने के बाद का विषय को तो हम नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि महागठबंधन को इस बार पूरी तरह ध्वस्त कर देना है। ऐसा गठबंधन जो राष्ट्रहित का नहीं हो, ऐसा गठबंधन जो जनहित का नहीं हो, ऐसा गठबंधन जो जाति पाति की बात करते हो, ऐसा गठबंधन जिसके कोई अपने सिद्धांत नहीं हो, ऐसा गठबंधन जिसके अंदर कोई लोकतंत्र नहीं हो, ऐसा गठबंधन जिसमें कोई समाजवाद नहीं हो, मात्र परिवारवाद हो, हम तो उसको ध्वस्त करने की बात करते हैं। आप सरकार बनाने की बात क्या पूछ रहे हैं? पारस जी हाल ही में जो है लालू प्रसाद यादव के यहाँ मिलने के लिए गए हुए थे, और लालू प्रसाद यादव भी उनके यहाँ आए हुए थे चूड़ा दही भोज में। उनके जाने से खास करके बीजेपी के जितने भी सीट है वहाँ कहा जा रहा है कि अब पारस और लालू के आरजेडी गठबंधन को ऐसे प्रभावी चेहरे के तौर पे वहाँ उतारा जाएगा जो बीजेपी के खास सीट पे असर डालेगा। तो आपको लग रहा है कि ये असर पड़ेगा? आपको लग रहा है कि किसी के भी
दाएं बाएं करने से जो देशभक्त होते हैं वो बदलते हैं क्या? नहीं। इनकलाब जब आया तो भगत सिंह बदल गए क्या फांसी के फंदा की वजह से? इनकलाब जब करना था तो राम प्रसाद बिस्मिल बदल गए क्या? तो हमारे बिहार की जनता देख चुकी है, जान चुकी है, 20 वर्षों में परख चुकी है, 2005 के पहले का बिहार देख चुकी है और 2005 के बाद का बिहार देख रही है। अनवरत जो विकास हो रहे हैं, यहाँ छात्राएं सुरक्षित चल पा रही हैं, महिलाएं आराम से अपना काम कर पा रही हैं। क्या ये दृश्य था 2005 से पहले? क्या 2005 से पहले ऐसे आप पटना जाते थे जैसे आप अभी सीतामढ़ी से पटना पहुंच रहे हैं या बिहार के किसी कोने से राजधानी जा रहे हैं? क्या 2005 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे बिहार के अंदर? आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 2005 से पहले कितने एम्स थे बिहार के अंदर? आज कितने एम्स हैं? 2005 के पहले सरकारी दरों पे कितने सोलर लाइट और कितने सोलर प्लेट कृषकों को उपलब्ध होते थे पटवन के लिए? 2005 से पहले कितने विद्यालय थे, कितने शिक्षक थे? और विद्यालय कुछ, आज तो हम लोग नालंदा का इतिहास लौटा के ला रहे हैं। और 2005 से पहले जब मार्ग में जाते थे तो चरवाहा विद्यालय का बोर्ड देखते थे। तो जनता सारी चीज देख रही है, कोई कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जनता को, जो राजनीतिज्ञ है उसको इन फेरों से मतलब है। जनता को अमन, चैन, शांति, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए और वह अमन, चैन, शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास एनडीए की सरकार दे सकती है। ये जनता परख चुकी है, कोई कहीं जाए इससे अंतर नहीं पड़ता है। एनडीए की इस बार जो विधानसभा में जीत होगी वह अपने रिकॉर्ड को तोड़ेगी एनडीए। बिहार में आने वाली अगर बीजेपी की सरकार बनती है और ख़ास तौर पे अपनी दम पे जब बनती है या फिर नीतीश कुमार जब रिटायर्ड होंगे, तो बीजेपी का कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो बिहार की नेतृत्व करेगा? और ख़ास करके वो चेहरा आपको पसंद है जो योगी की तरह हो, तो कौन दिखते हैं बिहार में आपको उस तरीके से? आपको ये पता नहीं है कि एनडीए राष्ट्रीय स्तर पे घोषणा कर दी है कि 2025 फिर से नीतीश। उनके बाद, रिटायर्ड होने के बाद? उस समय का बात अब उस समय पूछेंगे। जो परिस्थिति बनेगी, पार्टी सर्वसम्मत निर्णय करेगी। उस समय जो राजनीतिक परिदृश्य होगा, परिदृश्य तो एक दिन में बदलता है, उस समय जो राजनीतिक परिदृश्य होगा उसके बारे में क्या सोचना है? अभी आप सभी पत्रकार बंधु बताइए लोगों को कि एनडीए राज्य और केंद्र स्तर पे जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है और धरातल पे उतार रही है उसके बारे में बताइए। राज्य को बचाइए। पहले राजनीति आती रहेगी, जाती रहेगी, राज्य सुरक्षित रहना चाहिए, देश सुरक्षित रहना चाहिए, महिलाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहना चाहिए, कृषकों का किसानी सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए एनडीए सरकार सुरक्षित रहना चाहिए। पहले ये बताइए, नेतृत्व कोई करे। 2025 में तो तय है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये तो घोषणा हो चुका है। तो इसमें फिर ये क्या विषय है कि कौन बनेंगे, क्या बनेंगे? आप एनडीए को बनाइए। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। योगी जी जैसा चेहरा आपको बिहार के नेतृत्व में कौन दिखता है? योगी जी जैसा चेहरा भाजपा के अंदर में कई लोग हैं, संघ के अंदर में कई ऐसे स्वयंसेवक हैं जो उस तरह से काम करेंगे। समय आएगा, वक्त आएगा, पार्टी प्रस्तुत करेगी, संघ तय करेगा। फिलहाल अभी जो केंद्र में है उनकी बात आप नहीं कर रहे हैं, नए चेहरे भी उभर सकते हैं, ऐसा कहना है आपका? भाजपा समुद्र है, यहाँ एक से एक विद्वान, एक से एक कर्मठ, ये त्यागी तपस्वियों की पार्टी है। यहाँ एक से एक लोग हैं जिसकी परख आम लोगों को नहीं होती है। समय आने पर वो आपको पता चलेगा। आम जनता जानती थी मनोहर पारिकर को। मनोहर पारिकर जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो स्कूटर से चलते थे और मनोहर पारिकर मुख्यमंत्री रहते हुए ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के अपने अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य बोध का पालन किया। नानाजी देशमुख, जाके आप चित्रकूट में देखिए, नानाजी देशमुख ने जो सामाजिक संदर्भ में काम किया है, वहाँ कितने, मैंने समाज के सहयोग से जो काम किया,
वह भी एक उदाहरण है। तो भाजपा के अंदर दत्तोपंत ठेंगरे, एक से एक यहाँ, ये तो ऋषि मनीषी की पार्टी है जिसका गुरु भगवा ध्वज है और जिसका लक्ष्य है भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करना। उसकी फौज कैसी होगी? उस फौज में सभी लोग एक से एक धुरंधर है। समय जब जिसको अवसर देगा सब उसी प्रकार काम करेगा, क्योंकि सभी उसी परिवेश में पले बढ़े हैं। व्यक्तिगत आपसे एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, सामाजिक तौर पे कोई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो आपको सही मार्ग दिखाने का काम किया हो? कोई ऐसी कहानी आप बताना चाहेंगे जिससे आप प्रभावित हुए हो? सामाजिक तौर पे तो कई हमारे संबंधी भी थे, हमारे शिक्षक भी थे, जो कई प्रकार से महापुरुषों के जीवनी के पढ़ने का प्रेरणा देते थे और मूल रूप से महापुरुषों की जीवनी का मैं बहुत अध्ययन किया हूँ। और महापुरुषों के जीवनी का अध्ययन, उनके जीवन का क्रमिक घटना और लगातार विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और साहस के साथ अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते जाने का जो क्रम चला उस जीवनी में, ये चीज़ मुझे प्रभावित किया है और कमोबेश मैं उसके पालन करने का प्रयास करता हूँ। मैं तो सामान्य आदमी हूँ, परंतु पालन करने का प्रयास करता हूँ। दुर्गा पूजा में दुर्गा पंडाल के पास जाके आप तलवार बांट रहे थे और एक वाकया मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जब आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे दिलीप जायसवाल जी, तो आप सिमरा भाजपा कार्यालय में आपने गीता और तलवार, गीता नहीं, रामचरितमानस और तलवार आपने भेंट किया। तो क्या है ये, मतलब तलवार देने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कुछ नहीं है, ये हमारी जो वैदिक परंपरा है, अभी जो एनडीए की सरकार देश में बनी है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सर से नख तक का विकास। तो उसमें सिर्फ सड़क का विकास नहीं, अपने संस्कृति का भी विकास, अपने साहित्य का भी विकास, अपने विरासत का फिर से उसका जो प्रभाव था उसको लाने का, ये सारी प्रक्रिया विश्व के अंदर चल रही है। अभी आप देखेंगे यूरोप का मैगजीन उठा के, गल्फ कंट्री का मैगजीन उठा के, तो आप देखेंगे कि लगभग सभी बड़े देशों में सनातन धर्म का मंदिर बना, वहाँ के लोगों ने बनाया, इवन मुस्लिम कंट्री में भी, और या तो शिलान्यास के लिए नहीं तो उद्घाटन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाता है। अब अभी साक्षात उदाहरण तो आप चले जाइए प्रयाग में, जर्मनी के लोग, रसा के लोग, इंग्लैंड के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, ये सब लोग जिनका पैकेज था 60 लाख प्रति वर्ष का, ऐसे जॉब करने वाले लोग जॉब छोड़ के सनातन को अपना के और आध्यात्मिक ओर जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक विकास का जो दौर है वो सभी संपूर्ण सर्वांगीण विकास, मतलब सभी क्षेत्रों का विकास, उसमें भारत शब्द ही बना है ज्ञान से। भा मतलब भान, भान मतलब ज्ञान, रत माने जो उसमें रत हो। तो भारत शब्द का अर्थ ही होता है कि जो ज्ञान में रत हो, जो ज्ञान की आकांक्षा हो। भारत शब्द ही उसी से बना है। वैसे कई तथ्य हैं भारत के, भरतवंश से कई विषय हैं, लेकिन भारत शब्द का जब आप व्याख्या करेंगे, जब उसका संधि विच्छेद करके करेंगे, तो भारत मतलब जो ज्ञान में रत है वो भारत है। तो प्रथम हमारे यहाँ ज्ञान का महत्व है। तो हमारे वैदिक संस्कृति में शस्त्र और शास्त्र की पूजा का विधान है। और शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र इसलिए कि शस्त्र गलत दिशा में नहीं उठे, शस्त्र इसलिए कि धर्म की रक्षा हो। तो सामान्य सा विषय है। अब सीतामढ़ी के मुद्दे पे आते हैं सर। सीतामढ़ी जिले से आप नगर विधायक हैं, किन किन विकास पे आपका मेन फोकस है कि ये विकास अभी रुका हुआ है और इसको पूरा करके
25 इलेक्शन तक सही रहेगा, इसको मैं अगर पूरा कर लेता हूँ, तो किन किन मुद्दों पे अभी आपका फोकस है? 2025 और इलेक्शन ये भी कोई विषय नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता 365 दिन इलेक्शन मोड में रहता है और प्रतिदिन डे टू डे हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है क्षेत्र में जो चाहे कोई निर्माण कार्य जो आपको लगता हो कि इसको पूरा करना है मुझे? नहीं, मुझे तो सारे निर्माण कार्य पूरा करना है। जो हमारे क्षेत्र के निर्माण कार्य लंबित है या चल रहे हैं, तो निर्माण कार्य चुनाव के हिसाब से नहीं चलता है, आचार संहिता के हिसाब से नहीं चलता है, और तो इंजीनियरिंग के हिसाब से चलता है। नहीं, आपका मेन फोकस हो कि इसको मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसको पूरा करना है मुझे, बस आरओबी। और एक और चीज है स्वास्थ्य के लिए सर, ये जो कॉलेज बन रहा है आपके, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे कार्यकाल में उसका शिलान्यास हुआ। मेडिकल कॉलेज बनने में समय लगता है यार। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि लोग अपना घर बनाते हैं तो पता नहीं चलता है कि पहले प्लिंथ लेते हैं, फिर मिट्टी भरते हैं, फिर दीवार जोड़ते हैं, लिंटर बनाते हैं, फिर छत डालते हैं। बन तो रहा है ना, स्टार्ट तो किया ना। आरजेडी के सरकार ने स्टार्ट किया, एनडीए के सरकार ने स्टार्ट किया, तो एनडीए का सरकार अंत करेगी। एनडीए का सरकार उसका उद्घाटन करेगी, उसमें क्लासेस चलेंगे। राम जानकी पथ की बात हो रही है, उसको हम लोग अयोध्या से जनकपुर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वह भी होगा। हम लोग यहाँ बहुत जल्दी ये मुजफ्फरपुर से सोनबरसा जो 4 लेन है, उसमें बस 2 ही लेन बना है, उसको भी 4 लेन हम लोग जल्दी करवा रहे हैं। कई रेल मार्गे भी बन रही है। तो यहाँ तो अनवरत विकास की बात है, तो किसी एक विषय का क्या बात करूं? हाँ, रेल वाले विषय पे मैं फिर से आना चाहूँगा सर कि जो सीतामढ़ी अब एक ऐसी नगरी बन चुकी है जो माता सीता के लिए, अब जैसे प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या बना, वैसे माता सीता के लिए आप बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। सदन में भी आपने उठाया और कई राजनीतिक दल के सामने भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उठाया, लेकिन रेल मार्ग को लेकर सर आपको नहीं लग रहा है यहाँ से कनेक्टिविटी अन्य क्षेत्र और अन्य राज्यों के लिए ज़्यादातर होनी चाहिए? उसके लिए कैसे काम चल रहे हैं? आपके मन में जो भी कल्पना है समझिए वो सारे कल्पने साकार होने वाले हैं एनडीए की सरकार में। और मे भी कि आप वहां तक कल्पना भी नहीं करते होंगे जहां तक हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आध्यात्मिक विकास की यात्रा भी हमारे प्राथमिकताओं में है। क्योंकि अध्यात्म से ही शांति होगा, अध्यात्म से ही नए जनरेशन का उद्भव होगा, अध्यात्म से ही भारत के लोग ऋषि पद्धति की जीवन शैली अपनाएंगे। इसलिए जो हमारा आध्यात्मिक विरासत है उसमें जिन किसी की भी जो कल्पना होगी, शायद उससे एक कदम आगे काम करने वाली है एनडीए सरकार। आपको लग रहा है कि आपने एक बात बोली कि आपने जहां तक कल्पना नहीं किया होगा वहां तक हम पहुंच के दिखाएंगे। जी। तो ये तो विकास की बात हो गई। केंद्र में और राज्य के केंद्र में जो है, अब मुझे लग रहा है या फिर हो सकता है कि आप नेतृत्व करने वाले हैं भाजपा का, या फिर बिहार का आने वाले समय में अगर मौका मिलता है मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, या फिर संगठन के अध्यक्ष के रूप में, तो नेतृत्व करना कोई विषय नहीं है। भाजपा का अध्यक्ष होता है या कोई मंत्री होता है, जो भाजपा मूल पार्टी से गया है, संगठन से, वो हमेशा कार्य करता रहता है। ऐसी कोई रणनीति बना रहे हैं? नहीं, मेरी रणनीति तो बस एक ही रहती है कि पार्टी का सांगठनिक विकास और जो हमारा उद्देश्य है पार्टी को भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करने का, और जो हमारे ऋषि पद्धति है, जो हमारी विरासत है, वो सब अक्षुण्ण रहे और भारत में शांति बनी रहे, और फिर से हमारा सनातन पूरे विश्व का नेतृत्व करे, और फिर से भारत माता सोने की चिड़िया और परम वैभव के रूप में स्थापित हो। युवा पीढ़ी को राजनीति में जुड़ने के लिए, और खास करके आप जिस पार्टी में हैं या फिर जिस संगठन में हैं, जुड़ने के लिए क्या संदेश देते आए हैं या फिर देना चाहेंगे? मैं कहूँगा पहले अपना चरित्र निर्माण करें, अपने दिनचर्या को सही करें, क्योंकि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अपने दिनचर्या को सही करेंगे, अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जो हमारा ड्यूटी है उस ड्यूटी को ईमानदारी से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प एनडीए ने देखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उस विकसित भारत के संकल्प के यात्रा में भी पहले हमें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए,
और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से परफॉर्म करना चाहिए। जब एक एक नागरिक अपने कर्तव्य को ईमानदारी से परफॉर्म करेगा तो 140 करोड़ कदम ईमानदार परफॉर्म होगा, तो स्वतः उस दिशा में कुछ आगे काम बढ़ जाएंगे विकसित भारत के संकल्प की यात्रा में। इसलिए अपने चरित्र का निर्माण, अपने स्वास्थ्य का निर्माण, ऋषि पद्धति के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में जागना, शाकाहार, ये सब जो हमारी ऋषि पद्धति है, उन पद्धतियों को अपनाते हुए समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए हम आग्रह करेंगे लोगों से। राजनीति से हटके आपकी कोई और ऐसी शौकीन चीज़ें या फिर शौकीन काम जो आप करते हैं? राजनीति से हट से फिल्म देखना, क्रिकेट खेलना, खेल कूद की दुनिया में हो, या फिर योगा करना, कोई ऐसी बात जो राजनीति से हटके आपके शौक हो वो चीज़ करने का? और बागवानी का शौक। अच्छा। और बागवानी में लगाता भी हूँ, लगाया भी हूँ। कौन सा पेड़ आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? सबसे पसंदीदा पेड़ तो हमारा वैसे कहेंगे तो कामनी का फूल है, परंतु हम किसान हैं। कृषि, वातावरण, पर्यावरण, पारिवारिक भरण पोषण, इस दृष्टिकोण से हम आम का पौधा ज़्यादा लगाते हैं। कोई ऐसा बुक पढ़ते हैं आप जिसे पढ़कर मोटिवेशन आता हो, या फिर आपको लगता हो कि इसी बुक से मुझे प्रेरणा मिली? ऐसे तो हमने लियो टोल्स्टॉय का पढ़ा, शेक्सपियर का जीवनी पढ़ा, प्रेमचंद जी का जीवनी पढ़ा, कार्ल मार्क्स का जीवनी पढ़ा, कालिदास का जीवनी पढ़ा, तुलसीदास का जीवनी पढ़ा, सूरदास का जीवनी पढ़ा, भगत सिंह का जीवनी पढ़ा, खुदीराम बोस का जीवनी पढ़ा, महात्मा गांधी का जीवनी पढ़ा, ये मुसलमान के जो कहते हैं, कौन है वो जिनको मानते हैं हमारे प्रोफेट, मोहम्मद साहब का जीवनी पढ़ा, ईसा मसीह का जीवनी पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस का जीवनी पढ़ा। सबसे प्रभावित कौन किया? उन सबों में सबका अपना अलग अलग विशिष्टता है। जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किए हो? जैसे हमको जो सबसे ज्यादा प्रभावित किए उसमें स्वामी विवेकानंद का जीवनी है, परंतु जीवनी जिनकी भी हमने चर्चा की सभी जीवनी प्रभावित करने वाली है। कोई ऐसी मूवी जो आपको अच्छा लगा हो, हाल ही में देखा हो आपने? मूवी से मेरा बहुत शौक नहीं रहता है, परंतु मैं विवाह फिल्म देखा था। लगता है कि उसको रिलीज हुए 10 वर्ष हो गए होंगे। उसी समय हम देखा था विवाह फिल्म। अच्छा, हाल ही में भाजपा ने एक मूवी देखा था, अच्छा साबित हुआ था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी हॉल में एक साथ। हाँ, उसको हम लोग देखे थे। वो भी अच्छा है, राष्ट्र के लिए प्रेरणा देने वाली मूवी है। परंतु आपने सभी चीज मिला जुला के पूछा तो उसमें विवाह फिल्म का जो उसका थीम है ये हमको अच्छा लगा। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आज हमने बहुत ऐसी चीज़ जो है जानने की कोशिश की है और आपने हमें बताने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन ले ही लेते हैं आपसे हम कि आपके परिवार और राजनीति के बीच में जो समय मिलता है, हालांकि राजनीति में जब जाते हैं लोग तो समय बहुत कम मिलता है, तो कैसे आप कॉम्बिनेशन बनाए रखते हैं अपने परिवार के साथ? कैसे आपके परिवार में सब चीज़ चलता है? एक तरह से मेरे परिवार ने मुझे पारिवारिक दायित्व से मुक्त कर दिया है। परमात्मा की कृपा से जो पैतृक व्यवस्था है कृषि का, उसी से भरण पोषण हो जाता है, और जगदम्बा के कृपा से साक्षात जगदम्बा के रूप में मेरी माँ अभी जीवित है और उनसे भी प्रेरणा मिलती रहती है। और बच्चे लोग भी बड़े हो गए, सभी लोग जो व्यवस्था है उसमें जीते रहते। क्या वो लोग राजनीति में आएंगे? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो वो लोग तय करेगा या वक्त तय करेगा। जब एक साथ बैठते हैं तो इंटरेस्टिंग चर्चा होती होगी कि राजनीति सफर, वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं उसमें? राजनीति में इंटरेस्ट कोई खास नहीं दिखाते हैं। नहीं दिखाते, कोई खास नहीं दिखाते हैं, परंतु मेरे माता जी का प्रेरणा रहता है राजनीति में। एक चीज आपने बोला कि समाज को आपने जो शिक्षा ग्रहण की है उसको समाज को आपने क्या दिया? क्या दिया आपने समाज को? कैसे आप उनको प्रेरित करते हैं शिक्षा के प्रति? जैसे कि हम आज भी और अपने छात्र जीवन में भी जब भी गर्मी छुट्टी में घर आते थे, गांव के बच्चों को बैठाकर पढ़ाना, उसको संस्कृत के श्लोक का अभ्यास कराना, स्वस्ति वाचन सिखाना, गणेश जी का वंदना सिखाना, सरस्वती जी का वंदना सिखाना, एक्सरसाइज सिखाना, योगा सिखाना,
ये सब हम करते रहते थे। और आज भी जब आते हैं कुछ पल मिलता है तो बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चों से कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं। अच्छा, आपके पॉडकास्ट में मैंने एक चीज देखा, आप जो है संस्कृति चीजें और पौराणिक चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। आप पहले गुरुकुल में रहते थे क्या? गुरुकुल में रहे हैं कब? नहीं, गुरुकुल में तो नहीं रहा। उस तरीके का फिर वातावरण कैसे मिला आपको? ये तो हमारा परिवार ही गुरुकुल है। मेरी माँ से जब आप मिलेंगे तो लगेगा कि वो अपने आप में एक संस्था है। चलिए, हमारे साथ मिथिलेश जी थे और भाजपा के सीतामढ़ी जिले के नगर विधायक हैं और बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और पार्टी नेतृत्व के अंदर खाने में बहुत सारे चर्चाएं ये करते रहते हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, फिर से इनसे खास मुलाकात होगी और ख़ास बातचीत होगी उस समय। फिलहाल के लिए यहीं हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पॉडकास्ट में समय दिया सर। चलिए, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप युवा वर्ग से हैं, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने में आप अपनी अक्षुण्ण भूमिका निभाते रहें और बिल्कुल निष्पक्ष होकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान करते रहें। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।